हाँ तो भैया, स्वागत है सभी लोगों का अपनी पाठशाला में। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान लो कि मेल में और फीमेल में अलग अलग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसमें भी कुछ प्रमुख अंग है और कुछ सहायक अंग है। तो जो मेन ऑर्गन्स हैं उनमें आते हैं प्रमुख अंगों में वृषण और वृषण कोश। इनमें भी हमको प्रमुख अंग यदि आंसर देना हो तो कहेंगे वृषण। वृषण के बारे में समझ लो, इन्हीं को इंग्लिश में टेस्टीज कहते हैं। और टेस्टीज जीवों में एक जोड़ी होते हैं जिनका वजन दोनों का मिलाकर के 400 से 500 ग्राम, एक का पूछे तो 250 से 300 ग्राम। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लंबाई 4 से 5 इंच, चौड़ाई लंबाई का आधा होता है 2 से 2.5 इंच, और बीन शेप्ड या किडनी बीन की आकृति के होते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर बना हुआ है। और वृषण का यदि कार्य पूछे तो प्रमुख कार्य है, पहला तो स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु का निर्माण करना, और दूसरा है नरलिंगी हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना। शुक्राणु निर्माण और टेस्टोस्टेरोन का स्राव, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं किस तरह से। तो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग बना हुआ है, और वृषण जो है इनके ऊपर एक पतला आवरण होता है, थिन लेयर होती है ऊपर की ओर। ये थिन लेयर को ही कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया या श्वेत कंचुक। ध्यान से सुनिएगा, नई शब्दावली है और इतनी सारी न्यू वर्डिंग्स को ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है, और क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा आप लोग फोकस करके सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो वृषण के ऊपर एक पतली थिन लेयर है जिसको कहा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया या श्वेत कंचुक। लिख देते हैं। अब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृषण को अंदर से विभाजित करती है खंडों में। ऊपर से मान लो एक लेमिनेशन जैसा स्ट्रक्चर, अंदर से भी वो खंड में बांट रही, क्रिप्ट्स में डिवाइड कर रही। हर एक खंड के अंदर कुछ नली जैसी रचनाएं आपको दिख रही है। दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन्हीं को शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है शुक्र जनन नलिका। नाम से ही पता चलता है कि शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। यहाँ कैसे हो रहा है वो आगे हम पढ़ेंगे अभी, क्योंकि बोर्ड भरा हुआ है और यहाँ मैं लिख नहीं पाऊँगा। तो शुक्र जनन नलिकाओं में इतना समझिए कि शुक्राणुओं का निर्माण चल रहा है, और इन्हीं कई सारी शुक्र जनन नलिकाओं से मिलकर ही पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वृषण का। इसीलिए यहाँ से एक क्वेश्चन है जो लगभग सारे एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टीज, कि वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो वृषण को कहते हैं, शुक्र जनन नलिकाओं को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्योंकि स्ट्रक्चर भी इसी से बना और मेनली जो फंक्शन है जो कि स्पर्म फॉर्मेशन करना है वो भी यही हो रहा है। तो शुक्र जनन नलिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब जो यहाँ शुक्राणु बनने वाले हैं वो आगे बढ़ाए जाते हैं सीधी नलिकाओं से। इन नलिकाओं को कहा है रेटे टेस्टीज, और यही रेटे टेस्टीज आगे चल के आपस में मिलकर के इंटर करते हैं अधिवृष नलिका में या इपिडाइडमिस में, जो टेढ़ी मेढ़ी आप 30 से या कहें कि एग्जैक्ट 33 to 35 मीटर लॉन्ग जिगजैग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको इपिडाइडमिस कहा है ना, टेढ़ी मेढ़ी नलीनुमा एक जोड़ी रचना। तो इपिडाइडमिस का प्रथम भाग केपट, मध्य भाग कॉर्पस, एंड भाग कॉर्डा है ना। एंट्री करते हैं शुक्राणु कहाँ, प्रथम भाग केपट में, और पहुँचेंगे कहाँ, कॉर्डा तक। केपट से कॉर्डा तक जाना ही कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, शुक्राणुओं का परिवहन, जिसमें समय लगता है 7 से 9 दिन। ये दोनों बातें एग्जाम में आई हुई है। पहला काम अधिवृष नलिका का परिवहन। दूसरा, 7 से 9 दिन परिवहन के बाद इकट्ठे होते हैं शुक्राणु इसके अंतिम भाग में, जिसको कहा है कॉर्डा, जहाँ 60 डेज 60 दिन 2 महीने के लगभग वहीं पर स्टोर होते हैं। तो दूसरा काम हुआ स्टोरेज ऑफ स्पर्म सेल्स,
या शुक्राणुओं का भंडारण, और इतने समय में सारी कोशिकाएं मैच्योर हो जाएंगी, वयस्क हो जाएंगी, क्रियाशील हो जाएंगी। इसलिए तीसरा काम हुआ उनका परिपक्व होना या मैच्योरेशन। तो 3 फंक्शंस ऑफ एपिडाइडमिस, फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड इज स्टोरेज एंड थर्ड इज मैच्योरेशन, याद रखिएगा। फिर यहाँ हम कह रहे हैं कि शुक्र जनन नलिकाओं के बीच की जो खाली जगह है, जो अंतराल है, वहाँ पर कोशिकाओं के समूह हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ डॉट डॉट करके इनको बनाया हुआ है। तो ये जो कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं लेडिंग कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं, या इंग्लिश में नाम दिया है इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम, कार्य करने के लिए प्रेरित करने का काम करता है ICSH हार्मोन्स। ICSH का पूरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नाम इंटरस्टिशियल सेल और उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH नाम ध्यान रखिएगा। तो ये हार्मोन जब प्रेरित करता है अंतराली कोशिकाओं को, जो कि अंतराल में है शुक्रजनन नलिकाओं के, तो यही कोशिकाएं आगे चल के स्त्राव करेगी किसका? टेस्टोस्टेरोन का, है ना। अब टेस्टोस्टेरोन को नाम दिया है नरलिंगी हार्मोन्स। नरलिंगी हार्मोन इसलिए क्योंकि नर में लैंगिक लक्षण प्रकट करता है ना। अब लैंगिक लक्षण शब्द आया है तो समझ लीजिए कि लैंगिक लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लैंगिक लक्षण और द्वितीयक लैंगिक लक्षण। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राइमरी वो जो जन्म के साथ आए हैं और सेकेंडरी वो जो जन्म के बाद डेवलप होंगे। जन्म के साथ क्या आते हैं? तो नर में आता है नर जनन तंत्र, मादा में मादा जनन तंत्र। तो ये हुए प्राथमिक लक्षण। द्वितीयक जो हार्मोन्स के द्वारा आएंगे। तो प्राथमिक किसके द्वारा आए थे? क्या ये हार्मोन से आए थे? तो नहीं, ये क्रोमोसोम्स से आए थे। XX क्रोमोसोम होगा तो लड़की होगी, XY क्रोमोसोम होगा तो लड़का होगा। तो क्रोमोसोम ने निर्धारित किया प्राथमिक लैंगिक लक्षण, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और सेकेंडरी जो जन्म के बाद, जैसे यदि बेबी बॉय है तो 12, 13, 14 वर्ष की उम्र के बाद में आवाज़ में भारीपन आना, दाढ़ी मूछ बियर्ड ग्रो करना, चेस्ट पर हेयर ग्रोथ का बढ़ना, इस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण। इसीलिए इस हार्मोन्स को नाम दिया नरलिंगी हार्मोन्स। इसी तरह स्त्रियों में एक समय के बाद माहवारी का शुरू होना, मेंसेस का शुरू होना, है ना, और साथ में वक्ष का या स्तनों का विकास होना, ये सारे कैरेक्टर्स डेवलप करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो वहाँ पर फीमेल्स में ईस्ट्रोजन को कहते हैं मादा लिंगी हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि यहाँ नरलिंगी हार्मोन शब्द का उपयोग क्यों किया। तो टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करने वाली कोशिका अंतराली कोशिका, किसके प्रेरित करने पर स्त्राव होता है? तो ICSH के। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो शॉर्ट एंड स्वीट हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सभी स्तनधारियों में वृषण देह गुहा के बाहर होते हैं। हम ये कुछ पॉइंट्स हैं समझने वाले कि सभी स्तनधारियों की ये विशेषता होती है कि उनमें वृषण होते हैं शरीर के बाहर, देह गुहा के बाहर। देह गुहा के बाहर भी किस जगह पर होते हैं? तो इन गाइनल क्षेत्र में, पिछले दोनों पैरों के बीच में जो खाली जगह, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बुल के या साइन के बारे में, ना कि मनुष्य के बारे में, है ना। लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी हम फोकस कर रहे हैं सारे डेटा बुल के बारे में। तो वृषण देह गुहा के बाहर भी कहाँ होते हैं? इन गाइनल रीजन में, पिछले दोनों पैर के बीच की खाली जगह को कहते हैं इनगाइनल क्षेत्र। तो वहाँ होते हैं वृषण, किसके अंदर? वृषण कोश के अंदर, ठीक है। इनको कवर करने का काम वृषण कोश करते हैं, थैलीनुमा रचना। लेकिन व्हेल और हाथी प्रकृति में 2 ऐसे स्तनधारी हैं जो कि अपवाद हैं, एक्सेप्शनल केस है। इन दोनों में वृषण देह गुहा के बाहर ना होते हुए अंदर होते हैं। ऐसा नेचुरली होता है। इतना बड़ा शरीर है इनका कि अंदर रहकर भी क्रियाशील हो सकते हैं। तो बाकी में क्यों बाहर है? क्या उनमें शरीर के अंदर रहकर वृषण काम नहीं करते?
नहीं कर सकते, क्योंकि वृषण को टेम्परेचर जो है बॉडी से हमेशा 2 से 3 डिग्री कम चाहिए, या कहें शरीर और वृषण के बीच का तापांतर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और ये मेंटेन करने के लिए ही वो वृषण कोश के अंदर रहते हैं। इसीलिए लिखा स्क्रोटम या वृषण कोश का प्रमुख कार्य है ताप नियंत्रण, टेम्परेचर मेंटेन करना। 2 to 3 डिग्री सेल्सियस और 1 to 8 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड टेस्टिकल्स हमेशा मेंटेन रहता है ना। तो ये डेटा याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है, फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने की कोशिश नहीं करेंगे फॉर्मूले से, C/5 = F-32/9 से। आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में नहीं आएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है बॉडी और टेस्टिस के बीच का। इसको आप समझिए, नहीं समझ आया हो तो रट लीजिए कि सेल्सियस में ये और फ़ारेनहाइट में ये, ठीक है। तो ये हुआ पहला काम इसका। तो बात चल रही थी कि सारे स्तनधारियों में तो बाहर इनगाइनल क्षेत्र में पिछली टांगों के बीच में, लेकिन हाथी और व्हेल में शरीर के अंदर है, और इस घटना को कहते हैं टेस्टिकोंडा। और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं टेस्टिकोन्ड एनिमल्स। तो हाथी और व्हेल टेस्टिकोन्ड एनिमल्स है। आपने कभी हाथी देखा हो, आपके क्षेत्र में कभी महावत हाथी लेके आए हों तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको वृषण और वृषण कोश बाहर की तरफ सांड में जैसे, बैल में जैसे दिखते वैसा नहीं दिखाई देगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा पशु है तो सब कुछ बराबर हो, प्रकृति में कुछ अपवाद भी हैं। तो हाथी और व्हेल में इस तरह की घटना है। तो एक और है, एक स्टेप और आगे हैं खरगोश और चमगादड़, बैट एंड रैबिट्स। इन दोनों में इनगाइनल क्षेत्र में नहीं होते, इनमें भी देह गुहा के अंदर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, लेकिन प्रजनन काल में, ब्रीडिंग सीजन में ये शरीर के बाहर आ जाते हैं। आश्चर्य है ना। सारे स्तनधारियों में बाहर, हाथी व्हेल में अंदर, लेकिन रैबिट एंड बैट्स में, खरगोश और चमगादड़ में अंदर बाहर रहते। अंदर है हाथी व्हेल की तरह, लेकिन जब ज़रूरत होगी, जब कार्य करना होगा अंगों को ब्रीडिंग सीजन में, प्रजनन काल में, तब बाहर आ जाएंगे। ब्रीडिंग सीजन क्या होता है तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे बंदर में और मनुष्य में लाइफ लॉन्ग ब्रीडिंग सीजन 24 घंटे चलता है, पूरे साल चलता है, कोई सीज़न नहीं, लेकिन ऐसा सभी जीवों में नहीं होता। काऊ बफेलो में आप लोगों ने देखा होगा कि 21 डेज़ पर पहले उनमें जो है ईस्ट्रस साइकिल कंप्लीट होता है, उस समय प्रजनन की क्रिया होती है। लेकिन कुत्ता बिल्ली में आपने देखा होगा जो घटना गाय भैंस में हर 21 दिन में चल रही है, कुत्ते में, बिल्ली में ये घटना होती है वर्ष में एक बार, है ना। क्योंकि इनके मादा पशुओं में केवल साल में एक ही चक्र कंप्लीट होता है ना, ईस्ट्रस साइकिल जिसको कहा है, या मद चक्र जिसको कहते हैं। मनुष्य में इसको रज चक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड। तो पशुओं में जो मद चक्र है वो कुत्ता बिल्ली में एक साल में एक ही पूरा होता। अभी रेनी सीजन चल रहा है और अभी आप देख पा रहे होंगे आसपास जो है कुत्तों में, बिल्लियों में ब्रीडिंग सीजन चलता है। तो ब्रीडिंग उनकी चल रही है, जो कि वापस अब नेक्स्ट ईयर सेम टाइम पर होगी, है ना, इस बीच के ड्यूरेशन में नहीं होंगी। तो जब साल में केवल एक ही साइकिल, एक ही चक्र पूरा हो तो इसको कहते हैं मोनो ईस्ट्रस एनिमल्स। यदि 2 बार चक्र पूरा हो साल में तो उसको कहते हैं डाई ईस्ट्रस एनिमल्स। और यदि एक साल में कई सारे चक्र, जैसे काऊ बफेलो गोट शीप में हर 21 डेज़ में साइकिल कंप्लीट होता है, तो इनको कहते हैं पोली ईस्ट्रस एनिमल्स। तो यहाँ बात चल रही है कि जब इनका प्रजनन काल आता है ना, जब चक्र पूरा होता है उस समय बॉडी में चेंजेस होते हैं, मेल में भी, और उसमें टेस्टिकल्स जो हैं वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम या वृषण कोश में लटक जाते हैं और क्रियात्मक हो जाते हैं। वृषण कोश का काम ही यही है। इसकी जो स्किन है वो थिक होती है, मोटी होती है, और साथ में इलास्टिन टिश्यूज़ होते हैं, फैलने सिकुड़ने का गुण रखने वाले। इस कारण गर्मियों में जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हाई होता है तो ये बॉडी से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, लटक जाते हैं, और बॉडी से थोड़ा सा दूर लटकने के कारण ही ये शरीर का बढ़ा हुआ ताप नहीं ले पाते और कूलिंग बनी रहती है ताकि एक्टिव स्पर्म फॉर्मेशन होता रहे। वहीं ठंडी के दिनों में इसका जस्ट अपोजिट, कि जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत लो हो और बॉडी
में टेस्टिकल्स को तापमान बढ़ाने की ज़रूरत हो तो स्किन जो है सिकुड़कर शरीर के पास आ जाती है और ये बॉडी से सटकर उसकी हीट लेकर के स्पर्म फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इस तरह क्रिया करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला काम है इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना। 2 to 3 डिग्री सेल्सियस और 1 to 8 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिफरेंस होता है बॉडी और स्क्रोटम के बीच में। दूसरा काम है बाह्य आघातों से रक्षा करना। तो मैंने अभी आपको बताया कि थिक स्किन होती है, इसी कारण बाहरी अगर कोई चोट या जर्क लगे तो आसानी से टेस्टिकल्स जो है उनको हार्म नहीं हो सकता, नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन थिक होती है, तो बाहरी आघातों से रक्षा करना, 2 काम हुए हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रमुख काम वृषण का हुआ शुक्राणु निर्माण और दूसरा टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करना। अब शुक्राणु निर्माण चल रहा है शुक्र जनन नलिका में, देखते आगे कि किस तरह निर्माण चल रहा है। ये रही शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका की भीतरी दीवार पर होती है एपिथीलियम कोशिकाएं, 2 तरह की। अब एपिथीलियम में जो पहले वाली एपिथीलियम है इनको कहते हैं जर्म एपिथीलियम सेल्स या जर्म को ही कहते हैं जनन एपिथीलियम कोशिकाएं। नाम से ही पता चलता है जनन यानी पैदा करना, जर्म यानी जर्मिनेशन से आया। तो ये जो जर्म सेल्स है यही विभाजित होकर के, या कहें कि एक कोशिका टूटेगी 2 कोशिकाओं में और इस तरह से यहाँ पर शुक्राणु बनेंगे। या इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन कि एक N कोशिका है और ये टूटेगी 2 N कोशिकाओं में और इसका टूटना कहलाता है मियोसिस फर्स्ट। बायो में आप लोग पढ़े होंगे माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अपना पूरा शरीर जो है इसमें अगर जनन कोशिकाओं को छोड़ दें तो बाकी सारी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन चलता है और शरीर अपना नई नई कोशिकाएं बनाता है, हमारे नए नए ऊतक और अंग विकसित होते हैं। लेकिन जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से बनी हैं और ये होना ज़रूरी भी है, नहीं तो जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। कैसे समझते हैं? पहले N कोशिका जिसको अपन ने नाम दिया है जर्म कोशिका, या इसी को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। मैं बोल रहा हूँ, लिखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट में टूटकर बना रही है 2 द्वितीयक स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ ज़्यादा सही शब्द है। प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ, द्वितीयक स्पर्मेटोजोआ। और ये द्वितीयक जो है ये टूटेगी फिर से और बनेंगी 4 N कोशिकाएं, है ना। ये हो गया मियोसिस सेकेंड। आप समझ रहे होंगे, फिर से रिपीट करता हूँ। पहले एक N कोशिका जिसको कहा था प्राथमिक स्पर्मेटोजोआ, वो टूटकर अर्धसूत्री विभाजन से एक 2N कोशिका बना रही थी, 2 N कोशिकाएं, ठीक है। फिर 2 N कोशिकाओं में फिर से विभाजन हुआ और अब की बार होगा समसूत्री विभाजन और एक N टूटेगी 2 N कोशिकाओं में, इसको मियोसिस सेकेंड कहा है, और बन जाएंगी 4 स्पर्मेटिड, है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लिख देते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्वाभाविक है यहाँ पर, है ना। तो एक 2N कोशिका बना रही 2N कोशिका, है ना। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रही 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर विभाजन हुआ, मियोसिस सेकेंड फेज कहा उसको, और 2 से बन गई 4 एन कोशिकाएं जिन्हें कहा स्पर्मेटिड। यही स्पर्मेटिड आगे चल के कहलाएंगी स्पर्मेटोजोआ। अंतर ये है कि जब इन कोशिकाओं में विकास शुरू हो जाएगा तो ये स्पर्मेटोजोआ हो गई, और जब ये पूर्ण विकसित हो जाएंगी तो ये कहलाएंगी स्पर्म। मतलब ऐसा समझिए कि 4 स्पर्म बने हैं 2 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से। स्पर्म मतलब शुक्राणु है ना, ये स्पर्मेटोजोआ है, आगे चल के स्पर्म कहलाएंगे या शुक्राणु कहलाएंगे। तो 4 शुक्राणु बने हैं, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से या 2 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से। आपके क्वेश्चन कलेक्शन में एक क्वेश्चन है जो कि किसी एग्ज़ाम में आया हुआ था किसी ज़माने में, कि 400 स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन के लिए कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए होंगे और कितने द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट चाहिए होंगे। तो 4 के लिए 1, तो 400 के लिए 100। शायद क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस तरह से आखिरी में स्पर्म या शुक्राणु बने हैं, किनसे? इन जर्म सेल्स से ही। ठीक है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन में आप लोग बायो में पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छे से। यहाँ इतना ध्यान रखिए, है ना, जगह की कमी है, मैं इसको मिटाना चाहूँगा। आप लोगों ने अगर देख लिया हो तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको समझ लेना, नोट्स में आपको मैं लिखवा चुका हूँ। तो बात चल रही थी जर्म सेल जो कि फॉर्मेशन करेगी शुक्राणुओं का या स्पर्म सेल्स का। लेकिन ये जो शुक्राणु हैं अभी छोटे हैं, इनको विकसित होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषण चाहिए, और वो देने का काम करती है सर्टोली कोशिकाएं, या सर्टोली इपिथीलियम सेल्स भी कह सकते हैं। इन्हीं को कहते हैं मातृ कोशिकाएं, क्योंकि ये पालन पोषण का काम कर रही। माँ जिस तरह बच्चों को पालती पोसती है, वैसे ही ये भी पोषण उपलब्ध करवाएगी शुक्राणुओं को जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाते। इसलिए नाम दिया मातृ कोशिका या सर्टोली इपिथीलियम कोशिका। तो ये हुए इपिथीलियम के प्रकार, जर्म इपिथीलियम, सर्टोली इपिथीलियम। जर्म जर्मिनेशन या फॉर्मेशन या नए शुक्राणु बनाएगी, वहीं सर्टोली उनको पोषण देने का काम करेगी। और इस तरह जब ये पूरी ट्यूब भर जाएगी तो ये सीधी होकर के बनाएगी रेटेटेस्टिस। ये आप देख रहे हैं पूरा, और रेटेटेस्टिस इंटर करते हैं इपिडाइडमिस में या अधिवृष नलिका में, है ना। जर्म इपिथीलियम कोशिकाओं को विभाजित होने के लिए प्रेरित करता है एफएसएच हार्मोन्स। ये याद रखना, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो एफएसएच एक तरह से जर्म कोशिका फॉलिकल्स है, इनको स्टिमुलेट करेगा कि आगे बढ़कर के विकसित होकर के 1 से 2 कोशिकाएं बनाएं, 2 से 4 बनाएं, और इस तरह से शुक्राणु बने। तो ये प्रेरित करने का काम करता एफएसएच हार्मोन्स, है ना। तो इतना क्लियर हो गया होगा। इस नलिका को मैंने नाम दिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसी को कहते हैं शुक्र जनन नलिकाएं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। तो ये हो गया वृषण का कार्य करने का ढंग, कि किस तरह वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो रहा है और किस तरह से टेस्टोस्टेरोन नरलिंगी हार्मोन्स स्त्राव किया जा रहा है ना। तो वृषण कहाँ होते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे प्रमुख टॉपिक यही है ना, वृषण और वृषण कोष वाला। इसके आगे की चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाती हैं। तो समझते हैं इसके आगे, डायग्राम बना लेते हैं पहले और उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके सामने डायग्राम है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ जो लिखी हुई हर एक बात है आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये सारी ही चीज़ें एग्ज़ाम में किसी न किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछा गया है ये प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं, पहले रिपीट कर लेते हैं वृषण और वृषण कोष के बारे में। अभी अपन लोगों ने समझा वृषण का, तो एक एक बात जो हो सकती है हम पढ़ चुके हैं। और स्क्रोटम या टेस्टिस से 2 ही प्रमुख प्रश्न हैं। एक तो टेम्परेचर कंट्रोल करना, कितना, तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 1 से 8 डिग्री
शरीर से कम रहता है तापमान। दूसरा काम प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्क, बाहरी आघातों से वृषण की रक्षा करना। और यहाँ एक और शब्द है जो कि हम लोग अभी उसकी चर्चा नहीं कर पाए थे, क्रिप्टोर्किडिज्म। जैसा कि मैंने कहा कि वृषण हमेशा देह गुहा के बाहर इनगाइनल क्षेत्र में थैलीनुमा रचना के अंदर होते हैं, लेकिन कभी कभी स्तनधारियों में एक घटना होती है कि वृषण इस स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, वृषण कोष में नहीं होते हुए शरीर में ही रह जाते हैं। मनुष्य में भी यदि हम बात करें तो एक बेबी बॉय का जो विकास होता है माँ के शरीर में 9 मंथ के समथिंग टाइम होता है, उस समय अंतराल में 7 माह तक वृषण जो है वो देह गुहा के अंदर ही होते हैं, है ना, या समझिए कि किडनी के पास में होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद 7 माह बाद विकसित होकर के ये धीरे धीरे इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आने लगते हैं। ठीक है, हाँ भाई फ़ैन साउंड कर रहा है, थोड़ा सा रुकते हैं। हाँ अब ठीक है। तो बात चल रही थी कि यदि वृषण रह जाए किडनी के पास में ही, इस वृषण कोष में ना आ पाए, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ताप नियंत्रण नहीं हो पाएगा, और जब ताप नियंत्रण नहीं हो पाएगा तो ये अक्रियाशील हो जाएंगे। तो अंदर ही रह जाना, बाहर नहीं आ पाना, इस घटना को कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जो वृषण में शुक्राणु बने थे, उन शुक्राणुओं को आगे बढ़कर के एंट्री करना होता है अधिवृष नलिका में। ये जो आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन देख रहे हैं, ये एक जोड़ी अधिवृष नलिकाएं या इपिडाइडमिस। इस टेढ़ी मेढ़ी नलिका की लंबाई 33 से 35 मीटर है, जिगजैग स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसी के अंदर कोशिकाएं होती है, पक्षमल कोशिकाएं या सीलिएटेड कोशिकाएं, सीलिया की तरह मोशन करने वाली, इसलिए कहा सीलिएटेड, है ना। तो इन्हीं का काम होता है शुक्राणुओं को आगे बढ़ाना। तो जैसे ही शुक्राणु एंट्री करते हैं इस अधिवृष नलिका के पहले भाग केपट में, तो केपट में आगे बढ़ाया जाता है पक्षमल कोशिकाओं द्वारा, पहुंचाया जाता है कॉर्पस, और कॉर्पस से कॉर्डा तक, प्रथम भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। तो पहला काम हुआ शुक्राणुओं का परिवहन, कहाँ से कहाँ तक, तो केपट से कॉर्डा तक। कितना समय लगता है, तो 7 से 9 दिन, क्योंकि शुक्राणु कोशिकाएं हैं जो आंखों से भी नहीं दिखती। कोशिकाओं को आगे बढ़ने में 33 से 35 मीटर लंबी नलिका में आगे पहुंचने के लिए 7 से 9 दिन का समय लगेगा। और यहाँ पक्षमल कोशिकाएं होती है, जैसे आपने कभी गेहूं का खेत देखा हो, तो उसमें जब हवा चलती है तो सारे के सारे पौधे एक साथ लहराते हैं, सेम वैसे ही पक्षमल कोशिकाएं हैं जो लहराती रहती है, और इनके ऊपर ही शुक्राणु जो है वो तरंग में गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी को कहा सीलिएटेड मोशन या तरंगायिक गति में शुक्राणुओं का बढ़ना, किसकी मदद से, सीलिएटेड कोशिकाओं की या पक्षमल कोशिकाओं की। पहला काम परिवहन। दूसरा, जब सारे शुक्राणु अंतिम भाग कॉर्डा में पहुंचेंगे तो वहां पर 7 से 9 दिन का भैया लंबा सफ़र था। शुक्राणुओं की बारात 9 दिन तक चलने के बाद कॉर्डा में जाके आराम करेगी, और वहीं सारे लोग रुक जाएंगे 60 दिन तक। समझिए 7 से 9 दिन उभार, ढलान, घाटी और पहाड़, लंबा लंबा सफ़र है। पहुँचेंगे कॉर्डा में और 60 दिन तक आराम करेंगे। 60 दिन बाद जब उठेंगे तो देखेंगे कि सारी कोशिकाएं मैच्योर हो गई है, परिपक्व हो गई है। तो 3 काम हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन, परिवहन, भंडारण और परिपक्वन। अधिवृष नलिका का काम खत्म हुआ। फिर अधिवृष नलिका में 60 दिन बाद ही सारे के सारे बाराती शुक्राणु कोशिकाएं उठेंगे और आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, तो फिर से एक जोड़ी नलिकाएं दिखेंगी सीधी, जिनको कहा शुक्रवाहिनी या वास डेफरेंस। वास डेफरेंस या शुक्रवाहिनी का अंतिम भाग फूला हुआ है, जिसको कहा एम्पुला या पुटकी या कलशिका, क्योंकि कलश के जैसा 4 से 7 इंच इसकी लंबाई होती है एम्पुला की। कहा है कि यदि शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए और बांध दिया जाए तो कट एंड टाइंग कहलाता है नसबंदी या वेसेक्टोमी, है ना। तो आप लोगों ने नसबंदी शब्द सुना होगा। तो पुरुषों में भी और पशुओं में भी, दोनों में ही शुक्रवाहिनी को काट करके बांधना कहलाता है नसबंदी या वेसेक्टोमी, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सांड देवता के बारे में। तो बुल में यदि इसको काट कर बांध दे तो वेसेक्टोमी, और वेसेक्टोमी के बाद जो बुल है उसको कहेंगे टीजर बुल। और टीजर बुल जो है इसका काम है मध्यकाल की पहचान करना या हीट डिटेक्शन करना, क्योंकि टीजर बुल अब
प्रश्न है मेरा आपसे, विचार करिएगा कि जो टीजर बुल बना जिसमें नसबंदी कर दी, क्या वो सहवास करने के लिए सक्षम है? क्या वो कॉपुलेशन के लिए कैपेबल है? विचार करिए। कई सारे लोगों का आंसर होता है नहीं होगा, क्योंकि नसबंदी कर दी। तो आंसर आपका गलत है, वो सहवास करने के लिए कैपेबल होगा, है ना, क्योंकि सहवास करने के लिए जिम्मेवार अंग है शिश्न या पेनिस, जो कि क्रियाशील है ना। फिर दूसरी बात, सहवास तो करेगा लेकिन किसी तरह का स्खलन या स्त्राव होगा क्या, इजेक्शन होगा क्या? कई सारे लोगों का आंसर है नहीं होगा, लेकिन आंसर है उसका होगा। क्या उस स्त्राव या इजेक्शन में शुक्राणु होंगे? तो इसका आंसर है नहीं होंगे, क्योंकि रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। क्या शुक्राणु निर्माण शरीर में चलेगा? कई सारे लोगों का आंसर है नहीं चलेगा, लेकिन आंसर है इसका सही कि होगा शुक्राणु निर्माण, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस शुक्राणु निर्माण के लिए जिम्मेवार है वृषण, और वहाँ तक पोषण मिल रहा है इसलिए ये काम करेंगे, शुक्राणु भी बनेंगे, बस वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो ऐसे बुल को कहा टीजर बुल। मतकाल की पहचान करने के लिए इसके चेस्ट पे इंक लगा देते हैं। जब जब ये जो है काऊ को हीट को डिटेक्ट करके और सहवास की कोशिश करता है, तो काऊ की बॉडी पे जो इंक लगी होती है उसको देख के समझ जाते हैं कि इसमें जो है प्रजनन का समय चल रहा है। तो जो स्खलन है उसमें शुक्राणु नहीं है, और ऐसा स्त्राव जिसमें शुक्राणु नहीं है ना, उसको कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। अब जरा समझ लीजिए बधियाकरण क्या है ना। बधियाकरण या कैस्ट्रेशन और वेसेक्टोमी, इन दोनों में अंतर है। बधियाकरण में क्या करते हैं कैस्ट्रेशन में, कि यहाँ पर जो मसल्स होती जिनको कहते हैं क्रेमेस्टर मसल्स, साथ में यहाँ पर वेन्स आर्टरीज होती है, इन सब के ऊपर एक थिन स्किन की लेयर होती है जिसको कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, एक साथ, है ना। मसल्स, तंत्रिकाएं, धमनी शिराएं और शुक्रवाहिनी, इन सबको मिलाकर कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, या वृषण रज्जु। इस वृषण रज्जु को एक साथ पकड़ करके, और यदि बर्डी जो कैस्ट्रेटर एक इक्विपमेंट होता है प्लास की तरह, जैसे वायर काटते ना वैसा, और उसको पकड़ करके अगर इसको पूरे को दबा दिया जाए, धमनी या आर्टरी कट जाएगी ऊपर से, उसको पलटी मार के वापस से 1 इंच दूरी पर फिर से उसको क्रश कर दिया जाए तो शिरा भी कट जाएगी। अब समझिए आपकी ब्लड वेसल्स ही कट चुकी हैं, तो धमनी शिरा कटने के कारण यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, और जब वृषण में ब्लड का सप्लाई नहीं होता तो धीरे धीरे ये ऑर्गन सिकुड़ने लगते हैं, अक्रियाशील होने लगते हैं। जैसे मान लो आप अपनी उंगली पर ही एक धागा बांध लो, थोड़ी देर बाद वो ठंडी पड़ने लगेगी क्योंकि वहाँ पोषण मिलना बंद हो गया। सेम यहाँ भी ऐसा ही होता है, ये अक्रियाशील होने लगते हैं। इसको कहते हैं कैस्ट्रेशन या बधियाकरण। बधियाकरण करने से नर क्या बनेगा, बेल, लेकिन नसबंदी करने से क्या बनेगा, टीजर बुल, है ना। दोनों को आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद में यहाँ जो शुक्राणु पहुँचेंगे एम्पुला में आके रुकेंगे। यदि नहीं इसको बांधा तो यहाँ आके एम्पुला में रुकेंगे। एम्पुला समझिए एक तरह का रेस्ट हाउस है। इसके दोनों तरफ सराउंडिंग करने का काम कर रही है शुक्राशय ग्रंथि या सेमाइनल वेसिकल। सबसे बड़ी ग्रंथि जनन तंत्र की, शरीर की पूछे तो लीवर। तो यहाँ शुक्राशय ग्रंथि 4 इंच लंबी और 1 इंच मोटाई की है, और ये मांसाहारियों में नहीं होती। इस ग्रंथि का स्त्राव ही ये हम कह रहे थे उसको यहाँ पर सेमाइनल प्लाज्मा, क्योंकि केवल स्त्राव निकल रहा था, उसमें शुक्राणु नहीं आ पाए थे, तो इसका स्त्राव जो है यही एक तरह से सीमन या वीर्य कहलाता है ना। तो इसी के अंदर 1% फ्रक्टोज और साइट्रिक अम्ल होता है, जो कि शुक्राणु यहाँ पहुँचे हैं, सारे बाराती थक चुके हैं लंबे सफ़र से, तो उनको ऊर्जा देने का काम, उनका आयतन बढ़ाने का काम और उनकी गतिशीलता बढ़ाने का काम कर रही है ये ग्रंथि। तो वीर्य का आयतन बढ़ाना और शुक्राणुओं को गति देना, मोटिलिटी बढ़ाना काम किसका हुआ, तो शुक्राशय ग्रंथि का हुआ, है ना। तो 1% वाला फ्रक्टोज, मतलब समझिए बाराती थक चुके हैं, यहाँ जब आएंगे तो उनको फ्रूट की शुगर, फ्रक्टोज, स्वीटेस्ट शुगर कहते हैं फ्रक्टोज को, तो पहले फ्रूट्स खाएंगे, फिर साइट्रिक एसिड नींबू पानी पिएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, और फिर दौड़ लगा के सारे बाराती आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसी को कहा है गतिशीलता देना और साथ में उसका वॉल्यूम बढ़ाना, ठीक है। तो ये 2 काम यहाँ चल रहे हैं। तो बढ़िया नाश्ता वाश्ता करके सारे बाराती आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, ये मूत्राशय वाला भाग, ऊपर किडनी होती है ना, ये ब्लैडर हुआ, यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। तो यूरिन के लिए और सीमन के लिए, दोनों के लिए ये कॉमन रास्ता है। वीर्य और मूत्र दोनों के लिए ये सामान्य मार्ग है। तो इस मूत्राशय वाले भाग में बाहर की तरफ, गर्दन जैसे नेक वाला पार्ट है ना बन रहा है, उस भाग पर बाहर की तरफ एक जोड़ी ग्रंथि है जिसको नाम दिया है पोरुस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो इसका साइज़ है 1.5 इंच लेंथ है, 0.5 इंच इसका जो है थिकनेस है।
इसका जो सिक्रीशन है, स्त्राव है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। काम क्या है तो याद रखिए, वीर्य को विशेष गंध देना और साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एसिडिटी बढ़ी हुई है उसको रिड्यूस करना। तो मादा जनन तंत्र की अम्लता को कम करना या योनि की अम्लता को कम करना। तो ये 2 प्रमुख काम हुए इसके। तो समझिए कि पहले बारातियों ने नाश्ता किया था, फिर आगे बढ़े, तो आगे बढ़कर यहाँ जब पहुँचे इस ग्रंथि तक तो इसका स्त्राव उनको स्पेशल स्मेल दे रहा है। भाई बाराती है तो थोड़ा स्प्रे करेंगे नहा धोकर, तो विशेष गंध देना और अम्लता को कम करना, ये हुआ प्रोस्टेट का काम। अब इसी प्रोस्टेट के ये बाहर की तरफ है, अब अंदर की तरफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ वाल का काम कर रहा है, जो मूत्राशय ब्लैडर ऊपर की तरफ है, लेकिन फिर भी यूरिन हर समय नहीं निकलता, जब निकलना चाहे तभी निकलता है। तो उसके लिए जिम्मेवार है क्रिस्टा यूरेथ्रा या केपट गेरिनेजिस, है ना। क्रिस्टा यूरेथ्रा समझिए एक तरह से जो है वॉल का काम कर रहा है कि जब ऑर्डर दिया जाएगा ब्रेन से तभी ये जो है ओपन होता है। बच्चों में पूर्ण विकसित नहीं होता, इसीलिए एक एज तक बच्चे जो हैं बिस्तर गीले करते हैं, यूरिन जो है कंट्रोल नहीं कर पाते। सेम जो है ओल्ड एज स्टेज में भी सेम कंडीशन होने लगती है कि धीरे धीरे इसका जो है कंट्रोलिंग है वो कम होने लगती है ना। इसीलिए बुढ़ापे में भी वही घटना होती है जो बचपन में होती है। तो क्रिस्टा यूरेथ्रा वाला भाग हो गया। तीसरी ग्रंथि 4 से 5 इंच दूरी पर है, जिसको नाम दिया गया है बल्बो यूरेथ्रल, क्योंकि बल्ब या कंद के समान है। जैसे प्याज और लहसुन के बल्ब को कंद कहते हैं या बल्ब कहते हैं। तो बल्बो यूरेथ्रल क्योंकि यूरेथ्रा के ऊपर है इसलिए बल्बो यूरेथ्रल, और कंद मूत्रिपथ क्योंकि मूत्र पथ पर कंद के समान रचना, इसी को कहा काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स साहब ने बताया था इसलिए। साइज़ 1 इंच लंबाई और 0.5 इंच इसका थिकनेस है। यहाँ भी क्षारीय स्त्राव, पौरुस्थ का भी क्षारीय स्त्राव, लेकिन बल्बो यूरेथ्रल का काम है मूत्र मार्ग की सफाई करना। अब इसको आप ऐसे समझिए कि पहले प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन नहीं होता, पहले सिक्रेशन होता है बल्बो यूरेथ्रल का। तो ये क्लीनिंग करती है इस वाले पार्ट को, है ना, कि मूत्र मार्ग की सफाई करना। फिर पीछे स्त्राव होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो कि सिक्रेशन तेज़ी से आगे बढ़ता है, स्पेशल स्मेल भी देता है और साथ में मादा जनन अंग में, है ना, वेजाइनल पार्ट में जाकर वहाँ की एसिडिटी को या अम्लता को कम करेगा। क्योंकि यदि वहाँ शुक्राणु पहुँचे और अम्लता वहाँ की बढ़ी हुई है यूरिन डिस्चार्ज के कारण, तो सारे शुक्राणु अम्लता की उपस्थिति में मर जाएंगे। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए क्षारीय स्त्राव जो है प्रोस्टेट का वो पहुँचेगा मादा जनन तंत्र में। और तीसरे नंबर पे स्त्राव होता है फिर सबसे बड़ी ग्रंथि शुक्राशय ग्रंथि का, है ना, और इसका स्त्राव एनर्जी देगा, साथ में गतिशीलता, मोटिलिटी बढ़ाएगा और वॉल्यूम या आयतन बढ़ाएगा। तो सारे बाराती पीछे पीछे आएंगे, है ना। तो इस तरह से पहले इसका सिक्रीशन होता है बल्बों का, फिर होता है प्रोस्टेट का और लास्ट में होता है शुक्राशय ग्रंथि का। अच्छा, जो फार्म एनिमल होते हैं, पालतू पशु होते हैं, उनके सीमन में, उनके वीर में फ्रक्टोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका आहार जो है उसमें भी जो है शर्करा की मात्रा ज़्यादा मिलती है ना, इसीलिए उनके सीमन में भी ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से सबसे लास्ट ऑर्गन है एस आकृति का। एस शेप्ड आप देख रहे हैं, सिग्मोइड शेप कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी को कहा लिंग शिश्न या पेनिस। 3 फीट लॉन्ग एंड 1 इंच डायमीटर होता है इसका। और सहवास का प्रमुख अंग, 2 बात याद रखना, जनन तंत्र का प्रमुख अंग पूछे तो वृषण, और सहवास का कॉपुलेशन का प्रमुख अंग पूछे तो पेनिस। और फिर इसके बाद में इसी का ही एंड पार्ट जो है, टिप वाला जो पार्ट है, जो कि सेंसरी ऑर्गन है, जो कि उत्तेजना के लिए जिम्मेवार है, उसी को कहा है पेनिस ग्लांस या शिश्न मुंड, है ना। 3 इंच इसकी लंबाई होती है बुल में। तो यहाँ पर एक बात और याद रखिए आप कि पेनिस वाले पार्ट में मसल्स होती है और टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ को कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज़ और मसल्स को कहते हैं रिट्रैक्टर मसल्स। इरेक्टाइल टिश्यूज़ नाम से पता चल रहा है इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये एस आकृति में जब रहता है तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन सहवास के समय, कॉपुलेशन के टाइम ब्लड का प्रेशर बढ़ने से इन इरेक्टाइल टिश्यूज़ के, जिन टिश्यू से मिलके बना है उनको कहा इरेक्टाइल टिश्यू, उन इरेक्टाइल टिश्यू में ब्लड भरने के कारण इसका इरेक्शन होता है या इसका स्ट्रेट होना होता है। सीमन जाने के बाद में वापस पुलिंग का काम, नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करती है रिट्रैक्टर मसल्स, है ना। तो इस तरह से काम करता है। लेकिन यदि मान लो इरेक्टाइल टिश्यूज़ काम करना बंद कर दे तो इसमें इरेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। और इस घटना को कहते हैं इम्पोटेंशिया कोकुंडी। इम्पोटेंशिया कोकुंडी, इरेक्टाइल टिश्यूज़ का नॉन फंक्शनल होना, जिसके कारण नपुंसकता
है ना, या फिर इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो इसको ध्यान रखिए। और क्रिप्टोर्किडिज्म में बता ही चुका हूँ और सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए हैं। कुछ और क्वेरी हो, कुछ और इसके अलावा आपको पूछना हो इससे रिलेटेड, जो आपको अगर लग रहा हो डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। थोड़ा सा आज का वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन ज़रूरी है इसको एक साथ पढ़ना। 2 क्लास या 3 क्लास में पढ़ने पर ये चीज़ें गोल हो जाती है ना, एक दूसरे के साथ ये लिंक जुड़ी हुई होती है, तो एक साथ पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर कुछ लग रहा हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो चुकी हैं, है ना। और कल हम लोग चर्चा करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो थोड़ा सा आप लोग जो है अपने पास जो नोट्स है उससे पढ़ लीजिए। कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे, सर हमारे पास नोट्स नहीं है, PDF में आप अवेलेबल करवा दीजिए। तो मेरे पास PDF तो नहीं है, लेकिन यदि किसी को अर्जेंटली चाहिए है तो मैं कॉपी करवा कर अपना जो नोट्स है मेरे पास, उससे मैं जो है कॉपी करवा करके उनको पोस्ट कर सकता हूँ या फिर उनको कोरियर कर सकता हूँ, है ना। तो जो भी हो उसके लिए आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर मेरे हैं ही सभी के पास में, मैं शेयर कर दूँगा आज के वीडियो में, और तो उस पर आप शेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों का फ़ोन आया था कि सर श्वार्ट्स में हमने फॉर्म फिलअप नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और सीधे डोनेशन देकर के हम एडमिशन चाहते हैं। तो इसके लिए वो लोग पूछ रहे थे, तो इसके लिए कांटेक्ट किया है श्वार्ट्स में, देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है कि ऐसे लोग जिनने फॉर्म भी नहीं भरा, जिनने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, सीधे उनका डोनेशन बेस पर एडमिशन हो सकता है क्या। अगर हो, वैसे पॉसिबल नहीं लगता मुझे, लेकिन प्रयास जारी है ना। लेकिन आप लोग सीधे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आकर डायरेक्ट इस तरह से जाकर के एडमिशन लेने का प्रयास ना करें, है ना, क्योंकि वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहें कि कमीशन या दलाली का काम करते हैं। कई बार पैसे चले जाते हैं और एडमिशन भी नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचिएगा, नहीं तो पता चले मेहनत का पैसा जो है वो भी पानी में गया और एडमिशन भी ना मिले, है ना। थोड़ा सा सतर्क रह के इस तरह की चीज़ें करें। ज़्यादा अच्छा हो कि एक प्रोसीजर आप फॉलो करें, फॉर्म फिलअप करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके थ्रू जाएं, तो एक पक्का काम होता है। बाकी डेट फिक्स है 15-16 सितंबर आप लोगों को दिया हुआ है, एग्ज़ाम उसी टाइम पर होगी, बढ़िया तैयारी करिए। कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद एक दिन और मिल्क सिक्रीशन सिस्टम, और फिर हम लोग फीडिंग वाला चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और जहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मस्त रहिए, खूब सारा पढ़िए, स्वस्थ रहिए। गुड लक सभी को। थैंक यू।